फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 19 दिसंबर है और 18 दिसंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे नोट्स सिंपल, इजी और हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको। और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसका रीज़न ये है कि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। मोदी इनोग्रेट सूरत डायमंड बोर्ड्स इन गुजरात। गुजरात के अंदर एक सूरत डायमंड बोर्ड्स की गुजरात में स्थापना की गई है। देखो, आपको इमेज दिख रही होगी ये वाली। सेज इट विल एड 1.5 लाख मोर जॉब्स। ठीक है, तो सबसे पहले मोदी जी ने ये काम तो किया है। अब सूरत डायमंड बोर्ड्स ये क्या है, इट इज लोकेटेड इन खजोड़ विलेज नियर सूरत, यानी सूरत के पास में खजोड़ विलेज है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब है। उसके अलावा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग बोथ रफ एंड पॉलिश डायमंड एज वेल एज ज्वेलरी। और ये क्या है, ज्वेलरी और जो पॉलिश डायमंड होते हैं और रफ डायमंड होते हैं उन सब के लिए, उनकी ट्रेडिंग के लिए ग्लोबल सेंटर बना हुआ है। क्योंकि देखो, ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब। 3400 एकड़ के अंदर इसकी, मतलब 3400 करोड़ तो इसकी कॉस्ट है, और 35.54 एकड़ ऑफ लैंड के अंदर ये बना हुआ है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है। आप सोचिए, इसके अंदर क्या है कि देखो, एक साइड में भी ऑफिस है, दूसरी साइड में भी ऑफिस है, और बीच में एक लिंक बनाने के लिए प्रॉपर सेटअप बना रखा है। उससे क्या होगा कि ये इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है, यानी सारी जो भी इसके अंदर 9-10 बिल्डिंगें हैं इसके अंदर, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक पूल के थ्रू, कि अगर कोई भी इस ऑफिस से इस ऑफिस में भी जाना चाहता है तो वो आराम से आ सकता है। तो इससे आप सोचिए, टाइम से होता है। एक ऑफिस से निकल के दूसरे ऑफिस में आने के लिए आदमी को कितना टाइम लगता है, लेकिन जब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो इंटरकनेक्टेड केसेज में दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे डायमंड के पीछे एक पार्टी दिख रहा है आपको, जैसे आगे ये सारी बिल्डिंगें हैं, उसके पीछे ही बीच में एक इंटरकनेक्शन बना रखा है ताकि सभी एक दूसरे की बिल्डिंगों में आराम से जा सकते हैं, ऐसा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। अब फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग एंड सेफ वैल्यू, और यहाँ तक कि यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग एंड सेफ वैल्यू के लिए भी फैसिलिटी है। जैसे कि अगर इंटरनेशनल मुद्रा में ट्रांसफर करना है तो भी यहाँ पर हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रांसफर। उसके अलावा सेफ, यानी इसके अंदर आप ज्वेलरी को सेव कर सकते हो, सब जगह सेव कर सकते हो। क्यों? उसका रीज़न ये है कि चोरी कितनी होती है, तो वहाँ पर पूरी प्रॉपर फैसिलिटी है। लार्जेस्ट कस्टमर और लार्जेस्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस, और यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस हाउस भी बना हुआ है ताकि यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट हो सकता है। आप सोचिए कि अब इंडिया कितना बड़ा बनने वाला है और हम कैसा, मतलब इतना बड़े बड़े इनोवेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इससे अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पंच तत्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पंच तत्व के प्रिंसिपल को फॉलो किया है। आपको पता है पंच तत्व क्या होते हैं, तो जल, भूमि, आकाश और ये इस टाइप के पांचों जो पंच तत्व होते हैं, उन पांचों पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमने उसका रोल दिया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे रूफ के ऊपर हमने सोलर प्रोजेक्ट लगाया है तो सूर्य का प्रकाश भी मिल जाएगा। इस तरह पांचों चीज़ें जो भूमि है, हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू रख के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो बिल्डिंग शो केज कटिंग एज रूफ टॉप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, वहाँ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को भी लगाया गया है ताकि आने वाले फ्यूचर में यहाँ से खुद सोलर प्रोड्यूस करके वहाँ अपना अपना वो जो, मतलब सोलर एनर्जी के थ्रू ही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, फ्यूचर में इसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, लाइट वाली कॉस्टिंग, बिजली वाली कॉस्टिंग। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज अवॉर्डेड द बिल्डिंग ए प्लेटिनम रेटिंग, और इसको कौन सी रेटिंग मिली है, प्लेटिनम रेटिंग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत डायमंड बर्ड्स, ये आपको याद रखना है। अब ग्लोबल कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन 23% बाई 2026। तो अभी ग्लोबल डिमांड क्या हो रही है कोल की, वो 23% से डिक्लाइन हो गई है बाई 2026 तक। ठीक है, 2026 तक कोल की डिमांड कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, आपको मैं जनरल रीजन तो बता देता हूँ कि कोल की डिमांड कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम सोलर प्रोजेक्ट और इनकी तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, और अब इंटरनेशनल वर्ल्ड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस टाइप की जो इनिशिएटिव लेके आ रहा है, उसके कारण क्या होगा, ये सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि धीरे धीरे कोयलर में रिडक्शन होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि आप मोस्टली कोयले से ही प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एक तो ये, और दूसरा कोल। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझो इसको। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मतलब होता है ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप बताओ, इसकी स्थापना को भी तो 1974 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस पे फोकस करता है, तो ये एनर्जी पॉलिसी पर फोकस करता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 3E पर फोकस करता है। कौन कौन से 3E है, पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस करता है, तीसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी इनका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमको एनर्जी सिक्योरिटी, हमको एनर्जी को तो बढ़ावा देना है, लेकिन एनवायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नीड क्या है, तो इसको समझ लो कि अभी एक्चुअल में हमको क्या नीड है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कि नीड कैसे हुई, 1974 के अंदर ही एस्टेब्लिश की हुआ। इससे आपको याद हो जाएगा, ऑयल क्राइसिस हुई थी 1973 के अंदर। 1974 जो ये 2 साल थे, उसमें ऑयल क्राइसिस बहुत हुआ था और प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑयल करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने सोचा, इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज है, उन्होंने सोचा कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी बनाते हैं। उसका फायदा ये मिलेगा कि वो प्रॉपर ऑयल की सप्लाई का काम करेगी। अगर कोई भी ऐसा ऑयल क्राइसिस फ्यूचर में वापस नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग की ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड, प्रोमोटिंग साउंड एनर्जी पॉलिसी। साउंड एनर्जी पॉलिसी को प्रमोट करना है, ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड को बढ़ाना है, उसको एनालाइज और ट्रैक करना है। इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज, यानी जो इनकी मेंबर कंट्रीज है उसके लिए क्लीन एनर्जी
अफोर्डेबल एनर्जी और रिलायबल एनर्जी को इंश्योर करना है। आप इस चीज़ को समझो, एक तो होता है रिलायबल एनर्जी, एक होता है अफोर्डेबल एनर्जी और एक होता है क्लीन एनर्जी। वो उनकी जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके लिए भाई इस टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस करना जो कि क्लीन हो, अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो। जरूरी नहीं कि कोल, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो सभी जगह फोकस करती है ना, उनके 3 फोकस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और एनर्जी सिक्योरिटी। और रिपोर्ट्स क्या क्या होगी, तो रिपोर्ट्स ये होगी, एक तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, एक वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव और इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अब इन चीज़ों को समझो, एक तो रिपोर्ट्स क्या होते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, उसके अलावा वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस रिपोर्ट। ये सब चीज़ें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा इश्यू की जाती है, तो आपको लिखना है कि ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इश्यू की जाती है। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड मतलब इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है, तो इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। इसलिए मैं साथ के साथ मैंने रिपोर्ट भी आपके मतलब उसके अंदर कंटेंट के अंदर रिपोर्ट भी जोड़ी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स है, मोस्टली रिपोर्ट्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इशू करती है, इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये सब आपको याद रखनी है। चलो अब देखो, ये मैंने आपको साथ के साथ, अब मैंने क्या किया है न्यूज़ के अंदर, अभी आपको न्यूज़ ढूंढना मुश्किल हो जाता होगा, तो मैंने अभी ऐसा सिस्टम चालू किया है कि मैं साथ के साथ न्यूज़ के साथ में ये एडिटोर मतलब जो आर्टिकल की कटिंग भी डाल दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आया हुआ है न्यूज़ में। ग्लोबल कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन 2.3% बाई 2026, ठीक है, ये चीज़ मैंने दिखा दी। उसके अलावा कोल आउटपुट ग्रो बाई 18.6% इन अक्टूबर के अंदर जो कोल आउटपुट है, जो कोल का आउटपुट है वो अक्टूबर के अंदर तो 18.6% हुआ था, और उसके बाद अभी इनका टारगेट है कि 2026 तक ये 23% कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, कोल सेक्टर, मैं आपको समझा देता हूं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी देख लिए, अब कोल सेक्टर को भी देख लो। अभी कोल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें उनको समझ लो आप। सबसे पहले कोल को क्या बोला जाता है, तो ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। इट इज ए टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में पाया जाता है, ये फॉसिल फ्यूल का टाइप है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, डोमेस्टिक फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एक तो होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये पहले वाला जो पुराने सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका पुराना टाइप है। उसके अलावा इसको डोमेस्टिक फ्यूल भी बोला जाता है। उसके अलावा इसको ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम भी करता है। याद रखना, फ्यूल के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है, ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड के अंदर कोल प्रोड्यूसर कौन कौन सी कंट्रीज है, तो चाइना। आप देखना ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें चाइना का नाम नहीं हो। मैं ऐसा कभी, मेरे हिसाब में तो चाइना मतलब एंटी चाइना हूँ एक्चुअली, मैं तो इंडिया का एकदम नेशन परफेक्ट नेशनल हूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अपना एनिमी भी हमसे होशियार है तो हमसे उनकी अच्छी चीज़ें हमको लेनी है और उसको पछाड़ना है हमको चाइना को हम डायरेक्ट युद्ध के थ्रू तो पछाड़ नहीं सकते। तो हमको क्या करना है कि हम अगर अपने सेक्टर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चाइना भी हमसे पीछे हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया। तो चाइना हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और इंडिया, ये 5 देश जो भी है कोल प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अंदर समझो, इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक गोंडवाना कोल फील्ड है और एक टर्शरी कोल फील्ड है। 2 कोल फील्ड है, गोंडवाना और टर्शरी। गोंडवाना तो 250 मिलियन ईयर ओल्ड है, जिसमें 90% ऑफ टोटल रिजर्व कहाँ पे, वहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया के। टोटल रिजर्व का 98% तो गोंडवाना कोल फील्ड से आता है। इसका कोयला सुपीरियर क्वालिटी का होता है टर्शरी से ज़्यादा। ये दामोदर वैली, जो एक तो झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर जो दामोदर वैली है, छत्तीसगढ़ ओडिशा के अंदर महानदी है, महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी वैली है और नर्मदा वैली, यहाँ पर ये पाया जाता है गोंडवाना कोल फील्ड। उसके बाद टर्शरी कोल फील्ड को देख लो, 15 से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, कार्बन कंटेंट उसमें लो होता है, हाई सल्फर होता है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरला। तो एक तो होता है आसाम, एक होता है मेघालय, एक होता है नागालैंड, एक अरुणाचल प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरला। तो ये जो भी हाई सल्फर कंटेंट और कार्बन कंटेंट लो होता है, इसके अंदर आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, इस टाइप की जो टर्शरी कोल फील्ड है वहाँ पर कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। जो ये टर्शरी कोल फील्ड के अंदर, गोंडवाना के अंदर तो सुपीरियर क्वालिटी का है। दोनों का डिफरेंस आपको समझना होगा। ये आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यूपी एंड केरला के अंदर पाया जाता है। अब क्लासिफिकेशन समझ लो साथ के साथ। कोल की क्या क्लासिफिकेशन है, तो कोल एक तो 4 टाइप के कोल होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। उसके अंदर कार्बन कंटेंट 80 से 95% कार्बन कंटेंट होता है। उसके बाद बिटुमिनस कोयला, उसमें 60 से 80% तक कार्बन कंटेंट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एक तो हो गया झारखंड, एक हो गया वेस्ट बंगाल, एक हो गया ओडिशा, एक हो गया छत्तीसगढ़, एक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान, लखीमपुर, आसाम के अंदर है और तमिलनाडु वहाँ पाया जाता है। उसमें 40 से 50% कार्बन कंटेंट होता है। और पीट, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है लिग्नाइट के अंदर, और पीट के अंदर तो क्या लेस देन 40%, मतलब कार्बन कंटेंट कम होता है। अब आप सोचेंगे यार कार्बन कंटेंट से क्या फर्क पड़ता है, अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो उससे पोल्यूशन तो ज़्यादा होगा, लेकिन उससे एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जो कोयला जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो एक्चुअल में वो ज़्यादा फायदेमंद होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो। अब कोल इंडिया लिमिटेड को समझ लो साथ के साथ। एक कोल इंडिया लिमिटेड है, ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। याद रखना, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड,
वर्ल्ड के अंदर जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो सबसे बड़ी कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। 83 माइनिंग एरिया है 8 स्टेट के अंदर। लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स होते हैं स्टेट, मतलब ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर्स है क्योंकि यहाँ बहुत एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और इसके 83 माइनिंग एरिया है 8 स्टेट्स के अंदर। स्टेट ओन कोल माइनिंग कॉर्पोरेट कंपनी, और स्टेट है वो कोल माइनिंग कॉर्पोरेट कंपनी को ओन करती है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नवंबर 1975 के अंदर से ही महारत्न कंपनी है। दिस कैटेगरीज इंट्रोड्यूस इन 2010 के अंदर ये कैटेगरीज मतलब इशू की गई थी कि महारत्ना ऐसा, तो ये महारत्ना कंपनी है। याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। महारत्ना कैटेगरीज इंट्रोड्यूस इन 2010 टू विद द एम टू, उसका उद्देश्य क्या था कि एम्पावर करना कंपनी टू एक्सपांड ऑपरेशन एंड एमर्ज एज ए ग्लोबल गिएंट, ताकि ये ग्लोबल लेवल की बॉडी बन सके कोल इंडिया लिमिटेड, इसलिए महारत्ना कैटेगरी इसको दी गई। दीज कंपनी कैन इन्वेस्ट फ्रॉम रुपीज 1000 करोड़ टू 5000 करोड़, यानी ये 1000 करोड़ से 5000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने क्या क्या अच्छे से पढ़ लिया? कोल इंडिया लिमिटेड को पढ़ लिया, कोल सेक्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और उसके अलावा हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को भी पढ़ लिया है। चलो ये देख लो। अब एक न्यूज हो रही है, काशी तमिल संगम इज स्ट्रेंथनिंग आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी हमारे मोदी जी का एक सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो श्रेष्ठता भारत लिखा हुआ है इसमें, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसके अंदर काशी तमिल संगम। तो अभी काशी तमिल संगम होता क्या है? तो देखो, काशी कहाँ है? नॉर्थ के अंदर। तमिलनाडु कहाँ है? साउथ के अंदर। तो इंडिया का जो नॉर्थ एंड साउथ है उसके बीच में जो डिवाइडेशन आ चुका है लैंग्वेज के कारण, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड करने का काम करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है कि हमारा देश डिवाइड हो, तो उन पॉलिटिशियन के चक्कर में हमारे देश के अंदर ये बिगड़े बोले जाते हैं वैसा। जबकि एक्चुअल में हमारा नेशन एक है, और हमारे नेशन के लिए सभी लोग तमिलनाडु से हो, गुजरात से हो, या फिर केरला से हो, या राजस्थान से हो, सभी जने बराबर है, इक्वल है, और हम सब इंडिया के नागरिक हैं। अब इस चीज़ को समझो। काशी तमिल संगम इज स्ट्रेंथनिंग, ये तो समझ में आ गया। अब काशी तमिल संगम होता क्या है तो इसको समझ लो। सेलिब्रेट करता है मेनी एस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सिविलाइज कनेक्शन बिटवीन इंडिया नॉर्थ एंड साउथ, इंडिया का नॉर्थ और साउथ के बीच में जो सिविलाइज कनेक्शन और हिस्टोरिकल कनेक्शन होता है उसको सेलिब्रेट करने का काम करता है। ब्रिंग द टू नॉलेज एंड कल्चरल ट्रेडिशन क्लोजर, यानी जो नॉलेज और कल्चरल ट्रेडिशन है उसको क्लोज लेवल पर लेके आना है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल्सो कवरिंग दिस एंडेवर, अभी इसके अंदर क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी ये जुड़ा हुआ है 2020 से, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें जो नई एजुकेशन है उसमें बताया जाए कि भाई काशी और तमिल संगमम कैसे है, एक नॉर्थ एंड साउथ को कैसे जोड़ा जाए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तभी जाके हमारे देश के लोगों में, नॉर्थ वाले और साउथ वालों में, जब एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि हाँ यार ऐसा कल्चर है वैसा है, तो उससे क्या होगा, दोनों की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी, उनके मन में कोई डिवाइडेशन नहीं होगा वैसा। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एक तो आईआईटी मद्रास, एक होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद रखना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास। मैं चलो आपको साथ के साथ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते देखिए किसको आता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, किस महापुरुष ने, उसका नाम आप मुझे बताने वाले हो आज कमेंट में, कल इसका आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस को देख लो। देखो अभी इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत शानदार है, आपको इससे काशी और तमिल संगम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एक राजा थे पराक्रम पांड्या, क्या नाम है, पराक्रम पांड्या। उन्होंने किस रीजन में, मदुरई का जो रीजन था अराउंड मदुरई, इन द 15th सेंचुरी वहाँ पर रूल किया था। वो चाहते थे कि हम भगवान शिव का एक मंदिर बनाए, और इसके लिए उन्होंने वहाँ वो कहाँ गए, काशी उत्तर प्रदेश में। साउथ से मदुरई से वो कहाँ, काशी चले गए यूपी के अंदर, टू ब्रिंग बैक ए लिंगम, यानी ताकि वहाँ से एक शिवलिंग लेकर आया जाए और उसकी स्थापना कहाँ की जाए, मदुरई के अंदर। जब वो वापस रिटर्न कर रहे थे तो वो एक पेड़ के नीचे सो गए, पेड़ के नीचे सो गए। अब पेड़ के नीचे सोने के बाद आप सोचिए, उनके बाद जब वो वापस रेस्ट करके वापस चलना स्टार्ट किया, तो जो काऊ, मतलब काऊ के पीछे एक वो बैलगाड़ी होती थी, तो जिस काऊ ने मना कर दिया कि भाई वो आगे बढ़ने के लिए, उसने मना कर दिया, तो वो आगे नहीं चल रही थी, उसको बहुत कोशिश की तो काऊ आगे नहीं बढ़ी। तो हमारे जो राजा पराक्रम पांड्या जी है, उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये भगवान शिव जी की इच्छा है, तो उन्होंने वहीं उसी जगह जहाँ पर गाय ने मना किया उससे आगे वहीं पर भगवान शिव जी की स्थापना कर दी। और उसको क्या बोला गया, उस जगह को, वो जगह कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, उसको शिवा काशी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, शिवा काशी, मतलब शिवा काशी उस जगह को बोला जाता है। उस मंदिर का नाम क्या रखा गया, मंदिर का नाम रखा गया विश्वनाथा टेम्पल, काशी विश्वनाथा टेम्पल। एक तो काशी के अंदर विश्वनाथ टेम्पल है जो काशी विश्वनाथ बोला जाता है, और काशी विश्वनाथा टेम्पल का है तमिलनाडु के अंदर, और इसको टेन काशी भी बोला जाता है, तमिलनाडु की टेन काशी, यानी तमिलनाडु की टेन काशी किसको बोला जाता है, हमारे भारत की टेन काशी बोलेंगे तो वो तमिलनाडु के अंदर है। ऐसा काशी तो मेन ओरिजिनल प्लेस है ही, बट उसके साथ में टेन काशी कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक न्यूज़ में और अच्छा टॉपिक है, भूटान टू हैव मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग आसाम बॉर्डर। तो अभी भूटान को मैसिव ग्रीन सिटी बनानी है अलोंग आसाम बॉर्डर, तो अभी हमको समझना है सारी चीज़ों को। देखो अभी इस चीज़ को समझ लो, भूटान टू हैव मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग आसाम बॉर्डर, मेन पॉइंट्स क्या है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं समझा देता हूँ। इंडिया एंड भूटान दोनों के बीच में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप बोलोगे कैसे बढ़ेगी, तो मैं समझाता हूँ। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन गेलेप्यू इन भूटान एंड कोकराझार इन आसाम स्पेनिंग 58 किलोमीटर। अब यह होगा, एक तो रेल लिंक स्थापना होने वाली है इंडिया के अंदर। अब कैसे होगा, ये क्या करेंगे, एक तो भूटान के अंदर तो गेलेपू है, और कोकराझार है कहाँ पर, आसाम के अंदर। वो 58 किलोमीटर की रेल लिंक बनाने वाले हैं। एक 18 किलोमीटर की समस्ते, मतलब वो भी रेल लाइन है इन भूटान के अंदर एक समस्ते है, और
बाहर मतलब भारत के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो टी गार्डन्स है वहाँ पर एक बहार हट है, बहार हट, थोड़ी इनके क्या है कि वर्ड से ऐसी हैं, तो वहाँ पर एक सेकंड रेल लिंक बनाने के हमारा प्लान है। याद रखना, छोटे क्वेश्चन में एग्जाम आ सकता है, छोटे एग्जाम से क्वेश्चन आ सकता है कि भूटान के अंदर तो गेलेपू और आसाम के अंदर कोकराझार एक रेल लिंक बनने वाला है। अब उसके बाद ट्रेड देखो, एक हल्दीबारी है वेस्ट बंगाल में टू क्या नाम है चिलाहाटी इन बांग्लादेश थ्रू आसाम। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम क्या चाह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के अंदर भूटानी जो सेलर है वो अपना ट्रेड कर सके और बांग्लादेश वाले भी भूटान में अपना ट्रेडिंग कर सके। तो उसके लिए हमने एक इंटरकनेक्शन दिया है, बीच में आसाम के थ्रू बांग्लादेश और भूटान को जोड़ दिया जाएगा। उसमें एक चेक पोस्ट, इमिग्रेशन चेक पोस्ट लगा दिया जाएगा। उस चेक पोस्ट से केवल भूटान के व्यक्ति और जो इंडिया के व्यक्ति है वो ही, मतलब बांग्लादेश वाले व्यक्ति को प्रॉपरली वो उसी चेक पोस्ट से जा सकते हैं। और हल्दीबारी इन वेस्ट बंगाल टू चिलाहाटी इन बांग्लादेश थ्रू आसाम। उसके बाद एक होता है डरंगा एक डरंगा नाम से है, डरंगा समड्रप जोंगखार बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन आसाम एंड भूटान साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। तो भूटान की साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और आसाम की जो नॉर्थ वाली जो प्लेसेज है वहाँ से हम जोड़ेंगे किसको, दरंगा समद्रुप जोंगखार बॉर्डर। तो ये भी एक तरह से इमिग्रेंट चेक पोस्ट वहाँ पे लगा दी जाएगी। अब इंडिया का सपोर्ट किसको दिया जाता है, ग्लोबल साउथ को, कि जो हमारा एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज, उनको सपोर्ट कौन करता है, इंडिया करता है। इंडिया की भूटान की एनर्जी पार्टनरशिप भी है जिसके अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बिल्ड किया गया है। कौन सा, कंस्ट्रक्शन ऑफ 1020 मेगावाट, उसका नाम क्या है, पुमतास गेचू सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि हमने इंडिया ने उसके अंदर इंडिया उसकी फंडिंग करने में सहायता करेगा। असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करेगा, भूटान को। उसके बाद इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप भी आपको समझ लो कि इंडिया भूटान की एनर्जी पार्टनरशिप है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंडिया भूटान एक एज ए बफर स्टेट के रूप में काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ समझ ली तो क्या भूटान क्या है, तो भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसको क्या बोला जाता है, ये माउंटेन्स एंड वैली डोमिनेट करती है लैंड्स के। भूटान के अंदर सबसे ज़्यादा माउंटेन्स है और वैली है। उसके अलावा एक थिम्पू इज कैपिटल सिटी ऑफ भूटान। भूटान की कैपिटल सिटी कौन सी है, थिम्पू, याद रखना है आपको। भूटान बिकेम ए डेमोक्रेसी इन 2008 के अंदर ये एक डेमोक्रेसी बन गई थी आफ्टर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था कब, 2008 के अंदर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द काइंड ऑफ भूटान इज द हेड ऑफ द किंग ऑफ द भूटान। जो किंग ऑफ भूटान है, भूटान के जो राजा है उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। अभी वहाँ सिस्टम कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भूटान इज नेम ड्रक ग्याल खाप विच मीन्स द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, यानी लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको बोला जाता है, तो भूटान को बोला जाता है। अब रिवर कौन कौन सी है, तो लार्जेस्ट रिवर इन भूटान कौन सी है, इज मानस रिवर। याद रखना, मानस रिवर भूटान की सबसे बड़ी रिवर है, मतलब लॉन्गेस्ट रिवर है, 376 किलोमीटर इन लेंथ। लंबाई इसकी कितनी है, 376 किलोमीटर। गवर्नमेंट इनकी कौन सी है, तो पार्लियामेंट्री मोनार्की। इसका मतलब राजा तो मेन हेड ऑफ द स्टेट होगा, जैसे ब्रिटेन में है, बट यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी भी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो ये टॉपिक हो गया। भूटान की लोकेशन देख लो, ये देखो, ये इंडिया दिख रहा होगा, उसके जस्ट पास में ऊपर, जस्ट उसके ऊपर भूटान है। और इसके अंदर देखो ये गासा, थिम्पू जो इसकी कैपिटल है, वो सब चीज़ें हैं। बहुत छोटा सा है भूटान। हमारे यहाँ के जो छोटे से स्टेट है ना, गोवा, मतलब गोवा तो थोड़ा सा छोटा हो गया, बाकी जो राजस्थान तो इसके सामने बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत छोटा है भूटान तो। चलो आपको सबको पता है, नॉर्मल है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। एक साइबर 38 सेंटर सेट्स अप सिक्योर ईमेल नेटवर्क फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट। अभी एक साइबर 38 आई है, तो सेंटर ने सेटअप किया है सिक्योर ईमेल नेटवर्क फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए एक ईमेल नेटवर्क को सेटअप किया है। तो आपको ये समझना है कि भाई ईमेल नेटवर्क को किसने सेटअप किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि ईमेल नेटवर्क का सेटअप करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या किया है, 10,000 ईमेल नेटवर्क को सिक्योर किया गया है, जिसका यूज किसके द्वारा किया जाएगा, जो हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा एक दूसरे को डाटा सेंड करने में भेजा जाएगा। ये एक ईमेल नेटवर्क है, सिक्योर ईमेल नेटवर्क, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा यूजर्स एक साथ हो सकते हैं और 10,000 डिपार्टमेंट इसके अंदर होंगे। इसकी स्थापना किसने की गई है, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत हैकिंग के चांस बिल्कुल जीरो होने के चांस है, कि हैकिंग होगी नहीं। इसके अंदर ऐसे ही नहीं खुल जाएगा, एक स्पेसिफिकली यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, उसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा, हैंड मतलब जो हमारा थंब इंप्रेशन होगा उसके थ्रू ये अकाउंट खुलेगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये एक तरह से सिक्योर ईमेल नेटवर्क है, जिसका नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जिसको डिजाइन किया गया है, ये समझ लो। अब सेंटर सेटअप करता है सिक्योर ईमेल नेटवर्क फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स के लिए। अब इस चीज़ को समझ लो आगे कि भाई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमको पॉइंट समझने हैं। सबसे पहले हमको ये देख लो कि साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों है, वाई, इसके अंदर ऐसे क्या चैलेंज है जो हमको साइबर सिक्योरिटी की ओर बढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अभी साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं। अभी टोटल अपन एक्चुअल में डिस्कस करेंगे तो 75% ऑफ जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर साइबर अटैक हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन पता ही नहीं है हमको कि हमारे यहाँ पे जैसे अभी अपना भी मोबाइल है उस पर साइबर अटैक हो चुका होगा, तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हमको क्या पता है, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं, हम इन चीज़ों को समझते ही नहीं है। वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। अगर आज आप सोचिए कि जो हमारा BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस पर भी जब हैकिंग हो सकती है, स्टॉक मार्केट 2 घंटे के लिए मतलब थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है, तो आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। और जो कि वो हमारा सबसे बड़ी बॉडी है, सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर काम कर रही है, वहाँ पर भी अगर हैकिंग हो सकती है तो कहीं पर भी पॉसिबल है। अंडर प्रिपेयर्डनेस, यानी लेक द टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट साइबर जो अटैक्स होते हैं उसके अंदर उसको प्रिवेंट करना, आइडेंटिफाई करने में जो टूल्स होते हैं उसके अंदर भी कमी होगी। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो टूल्स होते हैं
आइडेंटिफाई करना और प्रिवेंट करना साइबर अटैक्स को, वो टूल्स के अंदर भी कमी होगी। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, और सबसे बड़ी चीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। इस चीज़ को देख लो, अब प्राइवेट सेक्टर जो पार्टिसिपेशन होता है वो भी इसके अंदर लिमिटेड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो उसके कारण कोई भी नेशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये साइबर सिक्योरिटी वाले मामले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कमी है। एडेड कॉम्प्लेक्सिटी, धीरे धीरे 5G आ गया है, 6G आ गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गए हैं, ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, जब इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी भी छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को फटाफट हाईजैक कर सकते हैं, क्योंकि 5G 6G उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, 4G इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अब साथ ही साथ इनिशिएटिव भी देख लो, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव एक तो बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल एक ट्रीटी है जो 1 जुलाई 2004 को लॉन्च की थी, लेकिन इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। आपको याद रखना है, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, और 2004 की एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी जब डीप फेक टेक्नोलॉजी को पढ़ा था तब मैंने अच्छे से समझाया था, आज ये वापस आ गया था तो मैंने कहा बता देता हूँ। हार्मोनाइज करता है इंटरनेशनल लॉ को, और उसके अलावा इंप्रूव करता है इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को। ये काम है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की स्थापना की गई है, जो ऑल स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आने का काम करता है। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन भी पास हुआ है, उन्होंने 2 प्रोसेस एस्टेब्लिश की है, 2 प्रोसेस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट है उसके अंदर जो सिक्योरिटी का इशू और प्रोसेस 2 प्रोसेस है उसको एस्टेब्लिश करने का काम किसने किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन के अंदर। अब इंडियन इनिशिएटिव क्या है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 को लॉन्च किया गया है। वो इंप्रूव करती है साइबर अवेयरनेस को एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रू मोर स्ट्रिंगेंट ऑडिट्स, यानी जो मोर स्ट्रिंगेंट ऑडिट्स है उसके थ्रू साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अवेयरनेस को इंप्रूव करने का काम किसका होता है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020। उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर लॉन्च किया गया है, जो कि 2020 के अंदर सेटअप हुआ है टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, यानी जो साइबर क्राइम्स के साथ में जो ऑल टाइप्स है उसको डील करना है। 2020 के अंदर सेटअप किया गया है इसको, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। याद रखना, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कब लॉन्च किया गया था, 2020 के अंदर, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। उसके अलावा एक साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है 2018 के अंदर, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम, यानी ताकि हम साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों को पहुंचा सके 2018 में। 2020 में नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 को लॉन्च किया गया। ये सभी अभी 2018-2020 की बातें हैं। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को लॉन्च किया गया है। वो क्या है, नोडल एजेंसी है, किसके लिए, प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस के लिए एक प्रॉपर नोडल एजेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। चलो, साइबर स्वच्छता केंद्र को लॉन्च किया गया है 2017 के अंदर। इट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेट यूजर्स टू क्लीन देयर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज, यानी ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है फॉर इंटरनेट यूजर्स के लिए, ताकि हम क्लीन कर सकते हैं उनके कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज को। कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज को क्लीन करने के लिए जो इंटरनेट यूजर्स है उनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। याद रखना, साइबर स्वच्छता केंद्र 2017 के अंदर लॉन्च किया गया है। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेट यूजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है टू क्लीन देयर कंप्यूटर्स एंड डिवाइस, यानी ताकि हम हमारे कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस को क्लीन कर सकें, ऐसा। तो इसको बोला जाता है साइबर स्वच्छता केंद्र। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इससे रिलेटेड है। उसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसकी एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, इनेबल करता है सिटीजन्स को कि आप रिपोर्ट करो साइबर क्राइम को ऑनलाइन। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक लास्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया की CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। वो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ताकि हम साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी परेशानी है उन सब के साथ टैकल कर सकते हैं। चलो, हमने बहुत शानदार तरीके से इस चीज़ को पढ़ा है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा क्यों हमने, तो देखो एक्चुअली वो आर्टिकल था, उसके अंदर कुछ न्यूज ही काम की थे, तो हम उसके साथ में थोड़ा बहुत हमने एडिशन कर दिया था। चलो, इस चीज़ को देख लिया। अब आज इकोनॉमी से रिलेटेड भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए थे, जो मैंने आपको बताया कि भाई कोल सेक्टर वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोल को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एन अपहिल स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो एक अपहिल स्ट्रगल है टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट एक्ट को ग्रो करने के लिए। तो अब ये एडिटोरियल आया है किसके अंदर, द हिंदू के अंदर। वैसे ये सब खास नहीं है, बस इसके अंदर में ऑथर ने जो बोला है उसके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश पास्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को पास किया था, और उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट पीपल के जो जितने भी पावर्स थे उनको सीज करने का काम किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने। सेम प्रोसीजर अभी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने भी किया है। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लॉन्च किया गया। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये लॉन्च किया गया था। ये इन्होंने क्या किया, जो वहाँ पर कम्युनिटी या फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो रहते हैं, कहाँ पर, फॉरेस्ट के अंदर, उनको वहाँ के लोकल एरिया से, जो उनका हैबिटेट एरिया है, वहाँ से निकाल कर अदर एरिया में रीसेटल किया गया। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स और हमें ज़्यादा फर्क नहीं रहा, उस समय की बात है। तो अगर फॉरेस्ट ड्वेलर्स का हम ध्यान नहीं रखते हैं, जो वहाँ के लोगों को, इससे अच्छा हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाए, उनके साथ प्रॉपर बैठकर प्लानिंग करें कि हाँ कैसे क्या चीज़ें सेट हो सकती है। जब हम उनको उनके निवास स्थान से निकाल देंगे तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है ना। अभी 2023 एक्ट है, उसने नए प्रोविजंस लेके आए हैं, लेकिन उसमें भी कोई डिस्कशन फैसिलिटी नहीं है स्पेसिफिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, क्योंकि देखो सिर्फ एक्ट में लाने से कुछ नहीं होगा, उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर उनकी जगह से रियल, मतलब उनको
रिलोकेट कर दिया जाएगा तो ये भी अपने आप में इश्यू है। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी। चलो नेक्स्ट चीज़ देखो कि ऑथर बोलता है कि हमको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए किनके साथ में, फॉरेस्ट डवेलर्स के साथ में, उनकी डिमांड्स को भी समझना चाहिए और एक बैलेंस्ड अप्रोच के थ्रू काम करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाए, साथ के साथ ही फॉरेस्ट डवेलर्स भी अपनी जगह से रिलोकेट नहीं आए, उनको भी प्रॉपर रोजगार मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए जिसके कारण क्या हो सकता है कि हम एक बैलेंस अप्रोच वाला काम कर सकें। नहीं तो उन लोकल पीपल के साथ में इनजस्टिस हो जाएगा, ऐसा ऑथर बोलता है। तो इनजस्टिस करना ये गलत है, ऐसा अल्टीमेटली इस पूरे एडिटोरियल में सिर्फ यही काम की न्यूज़ थी, बाकी सब इधर की बातें उधर की बातें कोई मतलब नहीं है, नो रिलेवेंस। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिए, एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड एडिटोरियल को समझा है, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ा है, ये हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। उसके अलावा हमने कोल सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, भूटान, इंडिया भूटान और भूटान की जो खुद की लैंड लॉक्ड कंट्री है इसको देख लिया है, वहाँ की कैपिटल का नाम थिम्पू है ये देख लिया है। उसके अलावा कोल सेक्टर को बहुत अच्छे से समझा है, काशी तमिल संगमम को अच्छे से समझ लिया है, और हमने काशी विश्वनाथा टेम्पल जो शिवा काशी है कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर उसको भी पढ़ लिया है कि भाई 10 काशी बोला जाता है उसको, ये देख लिया है। और क्या पढ़ा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को देख लिया है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सूरत का जो हमारा सूरत डायमंड बोर्ड्स है उसको अच्छे से समझा है। तो ये सारे टॉपिक हमने बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम 100% इंप्रूव करेंगे। वैसे कल की न्यूज़ में इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमने निकाल ली है। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आगे बढ़ें, और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।